गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ नंबर 7 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आपको पहले वीडियो में उसके कुछ अंश कुछ भाग आपको बताए थे। उसके आगे देखते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। महात्मा गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उसके संविधान में पूरी तरह से परिवर्तन ला दिया। जैसे महात्मा गांधी कांग्रेस कमेटी में शामिल हुए, उन्होंने उसके संविधान, उसका जो भी नियम कानून था, उसको परिवर्तित कर दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बना दिया, डेमोक्रेसी बना दिया। डेमोक्रेसी का मतलब आप समझते होंगे। अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा। पहले क्या था कि उसमें सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही थे, पर जैसे महात्मा गांधी ने प्रवेश किया, उसके इस नियम कानून को परिवर्तित किया, उसमें किसानों को भी जगह मिल गया। किसान भी कांग्रेस कमेटी में शामिल हुए और देखा जाए तो एक तरह से विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छितरे हुए थे, मतलब बिखरे हुए थे, लेकिन उनका जोर काफ़ी था। अब उसका खेतिहर चरित्र बढ़ने लगा। औद्योगिक मजदूर भी उसमें आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, अलग से संगठन रूप में नहीं, व्यक्तिगत रूप से मजदूर भी आए उसमें। औद्योगिक यानी उद्योग से संबंधित जो भी मजदूर थे, का फैक्ट्री कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर थे, वो भी उस संगठन में शामिल हुए। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता, मतलब एक्टिव, लोगों को सक्रिय बनाना। ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति, मतलब शांति। उद्देश्य क्या था? शांति के साथ लोगों को सक्रिय बनाना। मतलब जब तक इंसान सक्रिय नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, तब तक कहाँ से कोई काम कर सकेगा। अगर आलस में होगा तो कोई काम करेगा। इसलिए हर इंसान को इस जो कांग्रेस कमेटी जो संगठन थी, उसका एक लक्ष्य था शांतिपूर्वक लोगों को सक्रिय बनाना। अब तक जो विकल्प थे, उसमें या तो केवल बातचीत करना या प्रस्ताव पारित करना था, अथवा हिंसक कार्रवाई करना था। इसके पहले कांग्रेस कमेटी का क्या उद्देश्य था, लक्ष्य था? सिर्फ बातचीत करना, प्रस्ताव पारित करना, नियम कानून लगाना, और उसके साथ साथ हिंसक कार्रवाई, मारपीट, यही सब था। इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया गया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई। इन सबको हटा दिया गया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई, उसकी बुराई की गई, क्योंकि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे। कांग्रेस कमेटी में शामिल होकर उन्होंने हिंसा को खत्म करने का प्रयास किया। कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था। हिंसा कांग्रेस के मूल नीति के खिलाफ था। कांग्रेस कमेटी बनाई ही गई थी इसीलिए कि मारकाट, लड़ाई झगड़े को समाप्त किया जाए और एकजुट होकर देश के लिए काम किया जाए। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। बच्चों, कोई भी काम हम मारपीट, लड़ाई झगड़े के साथ हम नहीं कर सकते। उसको करने का एक और भी तरीका है, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था, उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। सही बात है, जुर्म करना और जुर्म सहना दोनों गुनाह होता है। अगर कोई बात गलत है तो उसके सामने झुकना ठीक नहीं है। अगर आपने गलती की है तो ठीक है, हम झुक जाएंगे, पर अगर हमने गलती नहीं की है तो बगैर गलती झुकना ठीक नहीं है। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे, उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस शुरू किया गया था, किसके सिलसिले में, कि कांग्रेस कमेटी से हिंसा को ख़त्म कर दिया जाएगा और जिस बात को गलत समझा जाएगा उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो कष्ट, पीड़ा थी, उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया। जाहिर सी बात है कि बच्चों, हम किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें, बाधाएं आती है। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वो गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी, न ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी, गरचे वे ऐसा शांतिपूर्ण और विशिष्ट ढंग से करते थे। बल्कि मतलब महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ना तो कभी बुराइयों के सामने सिर झुकाया और ना ही
कभी हिंसा का रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण तरीके से बड़े ही सक्रिय रूप से किसी काम को करने की शक्ति उनके अंदर विद्यमान थी और लोगों को भी उन्होंने यही समझाया। सक्रियता का आह्वान दोहराया, मतलब लोगों को कहा, पुकारा कि आप लोग सक्रिय हो जाओ। जाहिर है कि विदेशी शासन को चुनौती देने और मुकाबला करने की सक्रियता तो थी ही, अपने खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता भी थी। मतलब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए वो सक्रिय थे, उसके साथ साथ अपने समाज में फैली बुराइयों के प्रति भी लड़ने के लिए सक्रिय थे। जब तक हम सक्रिय रूप से किसी कार्य को नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को खत्म करना शामिल था। कांग्रेस के मुख्य आधार क्या था बच्चों? राष्ट्रीय एकता, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना और जो अल्पसंख्यक थे उनकी समस्याओं को हल करना और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको ऊपर उठाना और समाज में जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां फैली थी, छुआछूत की बीमारी कि मतलब जो अछूत व्यक्ति है उनको छू दिया तो हमारा काम नहीं बनेगा, हम अपवित्र हो गए, इस तरह की भावनाओं को खत्म करने का प्रयास किया गया और उनको भी समाज में बराबर का दर्जा देने की कोशिश की गई। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट किया, उनकी नींव पर चोट किया, क्योंकि अगर किसी भी मकान को अगर हम आसानी से गिराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको नींव को हिला दीजिए, पूरा मकान डगमगा जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की बुनियाद के ऊपर चोट की। उन्होंने कहा खिताब छोड़ देने चाहिए, जो भी ब्रिटिश हुकूमत के तरफ से जो पुरस्कार, जो खिताब, जो पदवी हिंदुस्तान के लोगों को दिया गया था उसे छोड़ने का आह्वान किया। बल्कि कम लोगों ने खिताब छोड़े, उसके जिस तरह से महात्मा गांधी ने खिताब छोड़ने की बात की उसके मुकाबले कम लोगों ने खिताब छोड़े। लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए इन खिताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई। जो आम जनता थी, हमारे देश की आम नागरिक थी, उनके दिल में उनके प्रति जो इज्जत थी वो समाप्त हो गई और वे पतन के प्रतीक बन गए। जो खिताब, जो पुरस्कार जो दिए गए थे वो पतन के प्रतीक बन गए। नए मापदंड और मूल्य स्थापित हुए। वायसराय के दरबार में रजवाड़ों की शान शौकत जो इतना अधिक प्रभावित करती थी वो बेहद उपहासास्पद, मतलब उपहास, मजाकपूर्ण, अभद्र यानी बुरा, शर्मनाक लगने लगी, क्योंकि वो आम जनता की गरीबी कष्टों से घिरी हुई थी। बच्चों, देश में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे वर्ग है जो काफ़ी संपन्न हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी जो अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जो ब्रिटिश हुकूमत या जो वायसराय के दरबार में जो रजवाड़े थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, उनकी जो शान शौकत थी वो भी प्रभावित हुई। क्यों? क्योंकि अगर गरीब नहीं होंगे तो अमीर कहने वाला कौन होगा? सारे अमीर हो गए तो गरीब नहीं होंगे तो अमीर कहने वाला कौन होगा? अगर आप उन्हीं गरीबों के बदौलत अमीर बनते हैं और उन्हीं गरीबों का शोषण करते हैं तो कहाँ तक के अच्छा है। तो धनी लोगों ने भी कम से कम ऊपरी तौर पर उनमें से बहुतों ने सादा रहन सहन अपना लिया। जो अमीर वर्ग के लोग थे वो भी सामान्य लोगों की तरह सादा जीवन अपना लिया और वेशभूषा में उनमें और मामूली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया। जिस तरह से एक आम इंसान वस्त्र पहनता था उसी तरह से जो अमीर वर्ग के लोग थे भी उनके मुकाबले में आ गए। उनके जैसा ही वस्त्र पहनना, उनके जैसा रहन सहन अपनाना, इस तरह से सामाजिक जो भिन्नता थी उसको समाप्त करने की कोशिश की गई। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निवृत्त मार्गी है। बच्चों, निवृत्त मार्गी क्या होता है? विरत होना, छुटकारा, मुक्ति। देखा जाए तो भारतीय समाज में जो हम मनुष्य हैं वो मुक्ति के लिए ज़्यादा संघर्ष करते हैं। मोक्ष प्राप्ति करना, मुक्ति करना, इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त होना। पर गांधी जी इस निवृत्त मार्गी एकदम विपरीत थे, वह इसके खिलाफ थे। भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया किसी दूसरे ने नहीं किया। महात्मा गांधी ने भारतीय समाज को, भारतीय रहन सहन को, भारतीय समाज में रहने वाले लोगों के विचारों को जिस तरह से उन्होंने बदलने की कोशिश की, उनके जैसा कोई दूसरा संघर्ष करके इतना अच्छा काम नहीं किया।
उन्होंने हमें गांव की ओर भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है बच्चों। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भारत की अधिकांश जनता गांव में निवास करती है और लोग शहर की चमक धमक को देखकर गांव से पलायन कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने पुनः उनको गांव की तरफ भेजा और गांव में फिर से एक बार चहल पहल मच गई। किसानों को झकझोरा गया। हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हमने पहली बार ग्रामीण को उसकी कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती थी चिपटे देखा। मतलब गांव में रहने वाले जो किसान वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, किस तरह से भूखे रहकर उस झोपड़ी में बैठे रहते थे। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। मतलब जिस तरह से पुस्तकों में लिखा है गांव की गरीब जनता के बारे में, और जिस तरह से लोग अपने बुद्धिमत्ता के साथ भाषण देते हैं, तो इसमें बताया गया कि इन दोनों से ज़्यादा जानने का अवसर कब मिला, जब ये खुद गांव में गए। बच्चों, प्रत्यक्ष जो हम अपनी आँखों से देखते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो उन्होंने कहा कि जब हम खुद उन्होंने अपनी आँखों से देखा तो भावात्मक रूप से उन्होंने अनुभव किया और भावनात्मक रूप से अनुभव करने का उनको बल मिला। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामले जो भी, मतलब सत्य, अहिंसा जो भी है, उन्होंने इन सब को कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस के ऊपर लादने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो चाहते थे कि सभी लोग स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो उनके आदर्श थे उनको अपनाएं, पर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की। इनमें से कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस में बैठाने की कोशिश की। कुछ ऐसे विचार थे जो कांग्रेस के लोगों को बताने की कोशिश की, उसमें बैठाने की कोशिश की। वे सावधानी से आगे बढ़े क्योंकि वे जनता को अपने साथ लेकर चलना चाहते थे। बच्चों, अगर हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए हो, तो अगर हम इस तरह से काम करने से पहले पूरी जनता को अपने साथ लेकर चले तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती ही मिलती है। बहुत से लोगों ने उनके विचारों को स्वीकार किया। महात्मा गांधी के विचारों को बहुत से लोगों ने स्वीकार किया और कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद भी था। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। दो तरह से उनके विचारों का अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर हम किसी काम को करते हैं तो समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको हमारा काम बुरा भी लगता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारा काम अच्छा भी लगता है। इस बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उसमें आम जनता का भला कहाँ तक होता है और दूसरे यह कि लक्ष्य भले ही सही हो लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। बच्चों, किसी लक्ष्य कितना भी महत्वपूर्ण हो, पर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो साधन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्य बहुत ही खूबसूरत है, आपके पास साधन नहीं है उस लक्ष्य तक पहुंचने का, तो कैसे पहुंचेंगे? तो हमेशा साधन महत्वपूर्ण होते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो भी काम किया जा रहा है उसमें आम जनता का कितना भला होगा। और गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। वो धर्म के बिना एक पग भी नहीं चलते थे। वे अपने अंतरतम, अपने हृदय की गहराइयों तक हिंदू थे, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। इसका सीधे सीधे अर्थ बच्चों कि उनका धर्म ऐसा था कि वो धर्म के बिना एक पग नहीं चल सकते थे। तो हमें जानना जरूरी है कि उनका धर्म क्या था। सबसे ऊंचा धर्म, मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। इसमें कोई कर्मकांड, कोई सिद्धांत, कोई परंपरा नहीं होती है ना। इंसानियत का धर्म सबसे ऊंचा होता है। अगर हम इंसान हैं, मानव हैं, अगर हमारे अंदर मानवीय हृदय है, अगर हमने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, लोगों को हम अहमियत देते हैं, लोगों की हम सेवा करते हैं, यही सबसे बड़ा धर्म है। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य, प्रेम के नियम कहते हैं। उनका जो बुनियादी धर्म है, जो मोरल वैल्यूज है, नैतिक नियम है, वो सब क्या है? सत्य और प्रेम के नियम है। सत्य और प्रेम के जो भी नियम हैं वही वो मानते हैं। सत्य और अहिंसा, इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। सत्य और अहिंसा, अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक
अहिंसक व्यक्ति होंगे। अगर आप अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सत्य के रास्ते पर भी चलते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, सत्य और अहिंसा। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनके आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा। महात्मा गांधी ने हर उस सिद्धांत व्यवहार को नामंजूर किया जो उनके आदर्शों के खिलाफ था, यानी जो उनके आदर्शों से मैच नहीं करता था, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी के आदर्श क्या थे? सत्य, अहिंसा, इंसानियत का धर्म। जो इससे मैच नहीं करता था उनको नहीं मानते थे। और सबसे ऊपर नैतिक नियम की सत्ता, मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज पता है आपको? मोरल वैल्यूज यानी हमारे अंदर जो भी जैसे सत्य है, अहिंसा है, परोपकार है, तो इस तरह की जो भी भावनाएं हैं मॉरल वैल्यूज़ के अंतर्गत आती हैं। और वह उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद समझा, जिस रूप में महात्मा गांधी समझते थे उसी रूप में उसको ग्रहण भी करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के कहने पर